आमंत्रित करने जा रहे हैं हमारे निर्मल प्रेम आश्रम के प्यारे बच्चों को, जिनके हुनर का तो कोई टक्कर नहीं, जिनकी मुस्कान हमेशा हमारा मन खुश कर देती है और श्री माता जी को भी वो विशेष प्रिय है। श्री माता जी से यही प्रार्थना है कि आप अपने बच्चों को आशीर्वादित करें और उनकी प्यारी सी भेंट अपने चरणों में स्वीकार करें। फॉर द नेक्स्ट परफॉर्मेंस वी वेलकम आवर डियरेस्ट children from Nirmal Prem Ashram. Let's give them a big round of applause. क्या करूँ देखो पधारो, घर में पधारो, गजानन जी मेरे घर में पधारो। रिद्धि सिद्धि लेके आगण राजा मेरे घर में पधारो, रिद्धि सिद्धि लेके आगण राजा मेरे घर में पधारो। घर में पधारो, घर में पधारो, घर में पधारो, घर में पधारो, गजानन जी मेरे घर में पधारो। राम जी आना, लक्ष्मण जी आना, राम जी आना, लक्ष्मण जी आना, संग में ले आना सीता माता मेरे घर में पधारो, घर में पधारो, गजानन जी मेरे घर में पधारो, घर में पधारो, गजानन जी मेरे घर में पधारो। ब्रह्मा जी आना, विष्णु जी आना, ब्रह्मा जी आना, विष्णु जी आना, भोले शंकर को भी ले आना मेरे घर में पधारो, घर में पधारो, गजानन जी मेरे घर में पधारो, घर में पधारो, गजानन जी मेरे घर में पधारो। जय जय गणनाथ, जय जय गणनाथ। लक्ष्मी जी आना, गौरी जी आना, लक्ष्मी जी आना, गौरी जी आना, सरस्वती मैया को ले आना मेरे घर में पधारो, घर में पधारो, गजानन जी मेरे घर में पधारो, घर में पधारो, गजानन जी मेरे घर में पधारो। विघ्न को हरना, मंगल करना, विघ्न को हरना, मंगल करना, कारज शुभ कर जाना मेरे घर में पधारो, घर में पधारो, गजानन जी मेरे घर में पधारो, घर में पधारो, गजानन जी मेरे घर में पधारो, घर में पधारो, घर में पधारो, घर में पधारो, घर में पधारो,
और हर शुभ शुरुआत की तरह हमारे बच्चों ने अपनी प्रस्तुति की शुरुआत विघ्नहर्ता प्रथम पूजनीय श्री गणेश जी की वंदना से करी, क्योंकि श्री गणेश जी भूमि तत्व के प्रतीक हैं जो हमें स्थिरता और आधार प्रदान करते हैं। पर ये सिर्फ शुरुआत थी। अगली प्रस्तुति इन्हीं बच्चों के द्वारा एक नाटिका की है जो कि सहज कृषि पर बेस्ड है। कृषि सिर्फ अन्न उगाने का माध्यम नहीं, ये प्रकृति के साथ एक संबंध है, और जब ये संबंध सहज और चैतन्य से जुड़ता है तो परिणाम अपने आप सुंदर हो जाता है। इसी भाव को लेकर आ रहे हैं हमारे निर्मल प्रेम आश्रम के बच्चे एक नाटिका के साथ। जोरदार तालियों से हम उनका उत्साह बढ़ाएंगे। When you're standing, be careful about camera. Okay. जय श्री माता जी। वर्ष 1960 यानी 1960 के दशक में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की देखरेख और डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन की अगुवाई में हरित क्रांति को देश भर में लागू किया। भारत देश की ये धरती माँ जो शस्य श्यामलाम हुआ करती थी, तब खेती करने वाले किसानों और देश की सरहदों पर सेना के जवानों पर एक नारा हुआ करता था, जय जवान जय किसान, जो आज कहीं खो सा गया है। इस नारे से प्रेरित हो भारतीय सिनेमा जगत ने कृषि के ऊपर एक फिल्म बनाई, उपकार, जिसका एक गाना बहुत प्रसिद्ध हुआ, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। और उस समय ये वाकई सच था। उस समय जो खेती कर किसान तरह तरह के अनाज साग सब्जियां उगाया करते थे, वो बिना किसी मिलावट के हुआ करती थी, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई केमिकल या कीड़ों को मारने की दवा का इस्तेमाल नहीं किया जाता था। जब हरित क्रांति आई और अनाज की कमी को पूरा करने के लिए किसानों को यूरिया के उपयोग की जानकारी दे खेती करने के नए तरीके बताए, जिससे देश भर में गेहूं और चावल के उत्पादन में भारी वृद्धि हुई, पर धीरे धीरे इंसान के अंदर लालच ने जन्म लिया और खेती की पैदावार को बढ़ाने के लिए तरह तरह के केमिकल और दवाओं का इस्तेमाल होने लगा, जिसके परिणाम स्वरूप आज वही धरती, वही भूमि जो शस्य श्यामलाम हुआ करती थी, एक माँ हुआ करती थी, आज वही धरती मनुष्य के लालच के कारण अपनी ममता खो चुकी है और बंजर होती जा रही है। क्या आप जानते हैं, शास्त्रों में लिखित खेती करने का भी धर्म होता है, जिसमें बताया गया है कि जो भी खेती की जाती है उसके 4 हिस्से होते हैं, यानी उसको 4 जगह बांटा जाता है और केवल चौथा हिस्सा ही मनुष्य का होता है। अरे आप तो सोच में पड़ गए। रुको जरा, थोड़ा सब्र करो। ये मैं नहीं, आज का ये नाटक आपको बताएगा कि हमें शास्त्रों के हिसाब से खेती किस तरह करनी चाहिए, और ये 4 हिस्सों में से बाकी 3 हिस्से किस किस के हैं और क्यों आज की खेती हमारे लिए जहर बन चुकी है। तो आइए देखते हैं हम सब के जीवन से जुड़ा ये नाटक सहज प्राकृतिक कृषि। गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं। अरे अतुल बेटा, क्या बात है?
बड़ा खुश नजर आ रहा है। कुछ नहीं महेश चाचा, बस अपनी धरती माँ से बातें कर रहा हूँ। पर चाचा, तुम क्यों परेशान दिख रहे हो? सब ठीक तो है ना? अब बताओ महेश चाचा, क्या बात है? क्यों परेशान दिख रहे हो? क्या बताऊं बेटा, अब तो हर समय चिंता लगी रहती है। भूखों मरने की नौबत आ गई है। ऐसा क्यों बोल रहे हो चाचा? अब तो आपका बेटा शहर जाने लगा है कॉलेज में पढ़ाई करने। पढ़ लिख कर शहर में नौकरी करेगा तो आपकी चिंता तो खत्म हो जाएगी। उसकी नौकरी से पहले ही मेरा दम निकल जाएगा। देख रहा है मेरे खेत को? हाँ, पर हुआ क्या चाचा? जरा खुलकर बताओ कि परेशानी क्या है। क्या बताऊं बेटा, सब मेरी ही गलती और लालच का नतीजा है ये। अरे चाचा, पर हुआ क्या? मैंने पैसों के लालच में आकर अपनी जमीन, अपनी धरती माँ को धोखा दिया है। भगवान मुझे माफ नहीं करेगा। सब मेरे पाप का नतीजा है। चाचा रोइए मत। सब अच्छा चल रहा था। मेरे जीवन में खेती भी बहुत अच्छी होती थी। कुछ साल पहले एक दिन मुझे एक कंपनी वाले ने बताया कि अगर मैं उनकी कंपनी की दवा अपने खेत में डालूंगा तो मेरी खेती और ज्यादा होगी, मुझे और ज्यादा मुनाफा होगा, मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। और मैंने उनकी बातों में आकर दवा इस्तेमाल करनी शुरू कर दी। मेरी पैदावार 1.5 गुना बढ़ गई। मुझे अच्छे पैसे मिलने लगे। वो पैसा देख मेरे अंदर और लालच आ गया। मुझे लगा कि अब मैं अपने बेटे को शहर के अच्छे कॉलेज में पढ़ा सकूंगा, उसके सारे सपने पूरे करूंगा। और मैंने दवा का इस्तेमाल अपनी जमीन पर और ज्यादा करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे फसल 2 गुना बढ़ गई। चाचा मैं कुछ समझा नहीं, फिर परेशानी क्या है? मेरी लालच के चलते अब मेरी जमीन, मेरी अपनी धरती माँ बिल्कुल बंजर हो गई है। अब इस पर खेती नहीं हो पाएगी। मैं बर्बाद हो गया हूँ। मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। चाचा आप शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। अब कुछ ठीक नहीं होगा बेटा, सब बर्बाद हो गया। परेशान मत हो चाचा, मेरे पास एक उपाय है और विश्वास करो मेरा, सब ठीक हो जाएगा। एक मिनट, ये राहुल का फोन आ रहा है। हेलो, हाँ बेटा क्या हुआ? आज जल्दी आ गया कॉलेज से? पापा वो अरे क्या हुआ राहुल, तू इतना हाफ क्यों रहा है? पिताजी जल्दी से हॉस्पिटल आ जाओ। माँ बेहोश हो गई है और डॉक्टर ने उनका खून टेस्ट के लिए भेजा है। उनकी तबीयत बहुत खराब है। बस जल्दी से आ जाओ, पता नहीं क्या हो गया है माँ को। डॉक्टर साहब क्या हुआ सुनीता को? सब ठीक तो है ना? बस अभी रिपोर्ट आने वाली है, फिर देखते हैं क्या मामला है। ओह, जिसका डर था वही निकला। मैं समझा नहीं। डॉक्टर साहब क्या हुआ सुनीता को? दरअसल सुनीता जी की स्किन पर एक अलग तरह के काले रंग के धब्बे देखकर मुझे उनका खून जांच के लिए भेजना पड़ा, जो स्किन कैंसर की शुरू होने की निशानी है। पर मुझे ये नहीं समझ आ रहा वो ऐसा क्या इस्तेमाल कर रही थी कि ये कैंसर के लक्षण आ रहे हैं। हमारे घर में तो ऐसा कुछ नहीं आता बाजार से, और ना ही हम कुछ ऐसा खाते हैं। राहुल, ये बताओ कोई दवा तो नहीं खाती सुनीता जी? डॉक्टर साहब, माँ कोई दवाई नहीं खाती, पर खेतों में जाकर दवा का छिड़काव जरूर करती है पिताजी के साथ। हाँ डॉक्टर साहब, सुनीता मेरे साथ खेतों में दवा का छिड़काव करवाती है। और एक दिन वो बोल भी रही थी कि उसको चक्कर आ रहे हैं, तो मुझे लगा कि धूप की वजह से चक्कर आ रहे होंगे। राहुल, जरा वो दवा लेकर आना। हे भगवान, तुम लोगों को कब अकल आएगी? ये लाल रंग देख रहे हो, और ये देखो, इस पर साफ साफ लिखा है कि इस दवा का असर पूरी तरह से जहरीला है, और अगर मात्रा से ज्यादा इस्तेमाल करोगे तो इसका उल्टा प्रभाव पड़ेगा।
पर दुकानदार ने मुझे यही बोतल दी थी। अरे चाचा, तुमने दुकानदार को बोला होगा कि ज्यादा असर वाली दवा दे दो। हाँ, मैंने ही बोला था उसको, ताकि फसल ज्यादा हो। बस यही प्रॉब्लम है तुम्हारी। अगर समझदारी की होती तो बोतल पर लगे लाल रंग को देखकर समझ जाते कि कौन से रंग की बोतल का उपयोग करना चाहिए। चाहे हम इंसानों की एंटीबायोटिक दवा हो या खेती में इस्तेमाल होने वाली कीटनाशक दवा, सब पर लगे अलग अलग रंगों के डॉट्स या लेबल उनके प्रभाव को दर्शाते हैं। ये रंग बताते हैं कि इसका रसायन कितना खतरनाक है, ताकि किसान सावधानी से इस्तेमाल करें। जैसे लाल रंग, ये अत्यंत विषैला होता है और इसका इस्तेमाल हाथों में ग्लव्स और मुंह पर मास्क लगाकर उचित मात्रा में ही करना चाहिए। पीला रंग उच्च विषैला यानी हाईली टॉक्सिक होता है और इसका इस्तेमाल भी सावधानी से किया जाना चाहिए। और अगर इस पर नीला रंग हो तो उसका मतलब है कि ये मध्यम विषैला यानी कम खतरनाक है, लेकिन फिर भी सावधानी जरूरी है। और हरा रंग है तो सबसे कम विषैला होता है, यानी उसको सुरक्षित माना जाता है और जैविक या कम नुकसानदायक कीटनाशकों के लिए उपयोग होता है। और इन सब दवाओं का उपयोग करते समय सुरक्षा के लिए दस्ताने और मुंह पर मास्क लगाना जरूरी होता है। इसीलिए ही इसे बच्चों व पशुओं से दूर रखते हैं। इनके गलत इस्तेमाल का ही परिणाम सुनीता जी के सामने आया है। अब सुनीता जी को घर ले जाओ और हाँ, ध्यान रखना, अब ये बिल्कुल भी इस दवा के संपर्क में ना आए, वरना कुछ भी हो सकता है। मैं दवा लिख रहा हूँ, उसको समय पर देते रहना। 1 महीने बाद फिर से खून की जांच करनी होगी। और हाँ महेश, कल तुम भी आकर अपने खून की जांच करवा लो, भूलना मत। अब आप ही बताइए, इसमें किसका दोष है? उस किसान के अंदर जन्मे उस लालच का, जिसके कारण खेती में बिना सही जानकारी के केमिकल्स और तरह तरह की दवाएं इस्तेमाल हो रही हैं, या उन ठेकेदारों का जो किसान से अनाज खरीदकर बड़े दामों में आम जनता तक पहुंचाते हैं, या हमारा जो हम उस अनाज को खा रहे हैं, क्योंकि जो अनाज किसान उगा रहा है वो गांव से निकलकर शहरों तक आ रहा है और हम सब उसको खा रहे हैं और बीमार हो रहे हैं। जबकि अधिकतर किसान खुद अब कैंसर जैसे भयंकर बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। ये नतीजा आप सब ने देख ही लिया। जबकि हमारी सरकार समय समय पर योजनाएं निकालती हैं और किसानों को जागरूक करती है, पर क्या सभी किसान उसका फायदा उठा रहे हैं? आइए देखते हैं कि अब महेश क्या सोच रहा है। ये सब मेरी ही गलती है, मेरे ही पाप है जो आज सुनीता की ये हालत हो गई है। और अब मुझे भी अपनी जांच करवानी पड़ेगी। पता नहीं अब हमारा कितना जीवन बचा हुआ है। पापा, ऐसा क्यों बोल रहे हो? सब ठीक हो जाएगा। नहीं बेटा, अब जो बोया है उसको काटना तो पड़ेगा ही ना। ये सब मेरे ही लालच का नतीजा है। अरे चाचा, ये अच्छा हुआ कि शुरुआत में ही बीमारी पकड़ में आ गई। चिंता मत करो, चाची जल्दी ठीक हो जाएगी। मुझे समझ आ गया अब, लेकिन अब मैं गलती नहीं करूंगा। अतुल बेटा, तुम बता रहे थे कोई उपाय है तुम्हारे पास खेती को सही करने का, वही बताओ मुझे अब। हाँ चाचा, पर ये उपाय आपको अकेले नहीं, गांव के सभी किसानों को समझाना पड़ेगा, वरना हमारे इस गांव में भी पंजाब जैसा हाल हो जाएगा। मैं समझा नहीं। पंजाब जैसा? भाई जरा खुलकर बताओ। अभी नहीं चाचा, कल सुबह चौपाल पर सबको इकट्ठा करो और सरपंच जी को भी बोलो आने के लिए। वहां सबके सामने ये बात करेंगे ताकि सभी किसानों की जिंदगी को भी बचाया जा सके, क्योंकि किसान केमिकल और दवा इस्तेमाल करके फसल को शहरों में बेचता है। वो थोड़े ज्यादा पैसे के लिए अपना फायदा तो कर लेता है, पर शहरों के साथ साथ वो खुद अपने जीवन से भी खेल रहा है। बेटा, ये बात तो तुमने बिल्कुल सच कही।
सच में ये बहुत बड़ा पाप हो गया हमसे। ये सब मेरी करनी का नतीजा है। ना मैं लालच में आता और न ही मेरी करनी वापस सुनीता के ऊपर पड़ती। हे भगवान, मुझे माफ कर दो और सुनीता को ठीक कर दो। घबराओ नहीं चाचा, सब ठीक हो जाएगा। कल सुबह सबको बुलाओ, फिर बात करते हैं। अरे श्याम भाई, ये किसकी पंचायत हो रही है? अरे भाई, मन्ने भी ना पता किसकी पंचायत हो रही है। राम राम है अतुल। ले महेश, अब अतुल भी आ गया। अब तो बता दे हम सबको यहाँ क्यों बुलाया है। सरपंच जी, कल सुनीता की बीमारी का तो आपको पता चल गया होगा। हाँ महेश, मुझे सब पता चला, पर अब ये बात बड़ी चिंता का विषय बन गई है। मैं इसका इलाज पता करके तुम्हें बता दूंगा, तू चिंता मत कर। सरपंच जी, चिंता केवल सुनीता की ही नहीं है, बल्कि हम सब किसानों की है। धीरे धीरे हम सभी इस बीमारी का शिकार हो जाएंगे। यहाँ एक भी किसान ऐसा नहीं है जो केमिकल और दवा का उपयोग ना करता हो। अतुल कोई उपाय जानता है इस बीमारी से बचने और जमीन को उपजाऊ बनाने का। इसलिए मैंने सबको यहाँ बुलाया है कि हम सब इसकी जानकारी ले सकें। ओह, तो ये बात है। अतुल बेटा, तेरे पास कोई उपाय है तो बता हम सबको, जिससे सभी किसानों को नया रास्ता मिल सके। सरपंच जी, ये तो हम सभी किसान भाई जानते हैं कि आज वर्तमान में हम अधिकतर किसानों के सामने बहुत बड़ी समस्या है कि या तो हमारी जमीन बंजर होती जा रही है या फिर पहले की तरह अब पैदावार नहीं होती, जिसके कारण आमदनी कम होती जा रही है और किसानों पर कर्जा बढ़ता जा रहा है। लेकिन साथ साथ ही कैंसर जैसी भयंकर बीमारी की चपेट में भी किसान आ रहा है। आपको पता है कि पंजाब के एक क्षेत्र में कीटनाशक दवा और केमिकल का अत्यधिक उपयोग हो रहा है, जिसके कारण लगभग 70 से 80% किसान और उसके परिवार के लोग कैंसर की बीमारी से जूझ रहे हैं। और सरकार ने समस्या को देखते हुए उनके इलाज के लिए एक कैंसर स्पेशल ट्रेन जो पंजाब से राजस्थान बीकानेर के लिए चला रखी है, जिसमें किसान वहां जाकर अपनी बीमारी का इलाज करवाते हैं। हाँ भाई, ये बात तो बिल्कुल सही है, पर करे क्या? तेरे पास कोई समाधान है तो बता, क्योंकि अब बिना दवा के खेती भी तो नहीं होती, क्योंकि जमीन भी बंजर जैसे होती जा रही है। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हमारे वेद शास्त्रों में खेती करने के भी नियम बताए गए हैं, पर क्या हम उनका पालन करते हैं? जिस तरह ये सृष्टि 5 तत्वों से बनी है, ठीक उसी प्रकार हम जो खेती करते हैं वो भी 5 तत्वों पर होती है, और किसी एक तत्व के खराब होने पर हमारे शरीर की तरह खेती भी खराब हो जाती है। आज खेती में तरह तरह के केमिकल और पेस्टिसाइड दवाओं का इस्तेमाल हो रहा है, जो जहर बन मानव जाति को धीरे धीरे खत्म कर रहा है। तरह तरह की लाइलाज कैंसर जैसी बीमारियां हो रही हैं। शास्त्रों में वर्णित खेती करने का भी धर्म होता है, जिसमें जो भी खेती की जाती है उसके 4 हिस्से होते हैं। 4 हिस्से? अतुल, जरा खुलकर बताओ इन 4 हिस्सों के बारे में। पहला हिस्सा धरती माता का होता है। मतलब ये कि जो बीज हम धरती में डालते हैं उसमें से जो बीज अंकुरित नहीं हो पाता वो धरती माता का भोग होता है। दूसरा हिस्सा हवा में विचरण करते हुए कीट पतंगों यानी कीड़ों का होता है, जिसके बचाव के लिए हम जहरीली दवाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं। तीसरा हिस्सा आवारा पशुओं का होता है, और चौथा हिस्सा जो बचता है वही केवल मनुष्यों का हिस्सा होता है। अरे अतुल, ये धर्म कर्म मत सिखा, ये बता कि बीमारी और बंजर भूमि को कैसे ठीक करें। अरे मैं तो ये कह रहा हूँ कि चौथा हिस्सा भी क्यों लेना है, वो भी दान कर दो, हम वैसे ही भूखे मर जाएंगे। सही बोल रहे हो चाचा। जब कुछ साल पहले मेरे पिताजी को कैंसर हुआ था, तब मैंने शहर जाकर उसके बारे में पूरी जानकारी ली, और तब मुझे सारी बातें समझ में आई। जानते हो चाचा कि हम किसानों ने ज्यादा पैदावार और ज्यादा कमाई के चक्कर में आकर अपने स्वार्थ और लालच के चलते ज्यादा पैदावार के लिए केमिकल्स और दवाओं का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिसके चलते धीरे धीरे धरती के अंदर जो ऑर्गेनिक कार्बन होता है
वो खत्म हो गया और हमारी धरती माँ बंजर हो गई। ये सब तरह तरह के केमिकल्स और दवाओं का प्रभाव है जो जहर बनकर किसान और धरती को खा रहा है और आज उसी के कारण उसका दुष्परिणाम देखना पड़ रहा है। ये बीमारियां अब केवल शहरों में ही नहीं, किसानों और उनके परिवार में भी आ गई है। प्रकृति अपना चक्र पूरा करती है चाचा। हम जो प्रकृति को दे रहे हैं वही घूमकर हमारे पास वापस आ रहा है। बेटा, पर अब हम करें क्या, ये बताओ। पहले तो हम सबको खेती करने की पूरी जानकारी लेनी होगी, जिसमें सबसे पहले हमें अपनी जमीन को बंजर हो चुकी है उसको उपजाऊ बनाना होगा, जिसके लिए हम सबको सहज प्राकृतिक कृषि अपनाकर यह कार्य करना पड़ेगा। और जब हमारी कृषि प्राकृतिक हो जाएगी तो किसान के साथ साथ पूरी मानव जाति की सुरक्षा हो जाएगी। सहज प्राकृतिक कृषि, ये क्या है? अरे दाऊ, देखा जाए तो जमीन को उपजाऊ होने के लिए कम से कम 3 साल लगेंगे, पर ये अगर समय कम करना है और जल्दी रिजल्ट देखना है तो परम पूज्य माता जी श्री निर्मला देवी जी ने वर्ष 1970 में सहयोग ध्यान शुरू किया था, जिसके द्वारा मनुष्य के अंदर कुंडलिनी शक्ति जागृत होकर मनुष्य को एक नया आयाम प्रदान करती है। हमारे अंदर से चैतन्य का प्रवाह शुरू हो जाता है और फिर हम अपने उस प्रवाह यानी चैतन्य से अपनी इस बंजर भूमि को उपजाऊ बना सकते हैं। एक बात और सरपंच जी, ध्यान करने से हमारे सूक्ष्म तंत्र पर भी असर होता है, जिससे हमारी बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं। मतलब कुंडलिनी जागरण के बाद जब हम ध्यान करते हैं तो मनुष्य के अंदर की तीनों नाड़ियां और 7 चक्र स्वयं ही ठीक होने लगते हैं और हमारी अधिकतर बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं। भाई अतुल, ये तो बड़ी अच्छी बात बताई तूने, पर ये सब होगा कैसे? श्री माता जी के सामने एक दिया जलाकर और एक गिलास में पानी भरकर रख दो और कुछ समय के लिए उनका ध्यान करो और फिर वो पानी रात भर उनके सामने रखा रहने दो। वही पानी सुबह तक चैतन्यत हो जाएगा, तब उसका इस्तेमाल अपनी जमीन और खेती में करके हम यह कार्य कर सकते हैं। पर बेटा, आजकल तो खेती करने में भी खर्चा बहुत बढ़ गया है। पिछला जो कर्जा लिया था वो भी नहीं दे पाए क्योंकि फसल की कीमत भी बाजार में अब नहीं मिलती। उसका क्या करें? देखो ताऊ, आज से 50 साल पहले क्या होता था, किसान अपनी खेती के लिए खुद मेहनत करके प्राकृतिक खाद बनाता था, जिसके लिए वो देसी गाय के गोबर का इस्तेमाल करता था। पर अब वो मेहनत कोई नहीं करता, बस कम समय और कम मेहनत से ज्यादा मुनाफा कैसे कमाएं, सब यही सोच रहे हैं। प्राकृतिक खाद से धरती हमेशा उपजाऊ रहा करती थी, क्योंकि उस खाद के इस्तेमाल से कार्बन की मात्रा भरपूर होती थी और खूब पैदावार होती थी, ना कोई बीमारी ना परेशानी। पर जब से ये यूरिया, केमिकल और तरह तरह की दवा आई हैं, किसान उसका इस्तेमाल करने लगा, जिसका नतीजा धीरे धीरे धरती के अंदर कार्बन खत्म हो गया और फसल उगाने के लिए ज्यादा से ज्यादा केमिकल का प्रयोग करने लगे। बस इसीलिए लागत भी बढ़ गई और पैदावार भी कम हो गई। अब बताओ किसकी गलती है? लेकिन अगर हम फिर से वही देसी गाय के गोबर से प्राकृतिक खाद बनाएं और उसको श्री माता जी के सामने रख कर ध्यान करके उसका इस्तेमाल करें तो जल्दी ये समस्या भी दूर हो जाएगी। श्री माता जी ने बताया है कि श्री आदि शक्ति माँ का पहला अवतरण एक देसी गाय के रूप में हुआ था, इसीलिए उनके मूत्र और गोबर को खाद और दवा के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। और अब तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो है, जिसे ICR के नाम से जानते हैं, उनके साइंटिस्ट ने भी यह मान्यता प्रदान कर दी है कि देसी गाय के मूत्र और गोबर में ऐसे जीवाणु होते हैं जो खेती में बहुत फायदा करते हैं और पैदावार को बढ़ाते हैं। और हमारी वर्तमान सरकार की योजनाओं के अंतर्गत देसी गाय पालन के लिए सब्सिडी भी दी जाती है और हमारी ये वर्तमान सरकार तो ऑर्गेनिक खेती पर भी जोर दे रही है ताकि केमिकल का इस्तेमाल कम से कम हो और खेती करने के देसी तरीकों को बढ़ावा मिले ताकि सभी किसानों को उसका फायदा मिल सके। पर जागरूकता ना होने के कारण किसान इन योजनाओं से अनजान होता है। मेरी एक बात समझ नहीं आ रही कि ये रामलाल तो केमिकल भी कम इस्तेमाल करता है, फिर इसकी खेती कम क्यों हो गई? पहले आप मुझे ये बताओ कि पुराना किसान या उसके बच्चे कितने बीमार होते थे?
भाई पहले तो किसी एक या दो किसान को ही सुना था बीमार होते हुए, पर अब जो हर घर में ही बीमारी आ रही है, किसी को कैंसर है तो किसी को कुछ। देखो चाचा, जो किसान भाई 50 साल से ऊपर के हैं वो जानते हैं कि पहले का किसान अपनी खेती के लिए खुद बीज तैयार करता था और उन्हीं बीजों और देसी खाद का इस्तेमाल कर अपनी खेती करता था। पर अब क्या, अब तो सब कुछ मॉडर्न हो गया, नई नई कंपनियां आ गई बाजार में, बस उनसे बीज खरीद कर खेती हो रही है। पर क्या वो बीज अच्छी क्वालिटी के हैं या नहीं, बिना किसी जानकारी और जांच के किसान उन बीजों को इस्तेमाल कर रहा है, तो बताओ खेती तो कम होगी ना। और रही बात केमिकल की, उसके इस्तेमाल की पूरी जानकारी ना होने की वजह से किसान ज्यादा पैदावार और जल्दी के चक्कर में आकर केमिकल को ज्यादा मात्रा में मिलाकर उसका उपयोग करने लगा। पर ये कहीं नहीं सोचा कि जिस केमिकल वाली फसल को खाकर शहर में लोग बीमार होने लगे, तो जो किसान उनका इस्तेमाल कर रहा है उसको बीमारी कैसे छोड़ देगी। हाँ, अगर हम सभी किसान फिर से अपनी खेती के लिए बीज खुद तैयार करें और फिर उसको श्री माता जी के समक्ष रखकर ध्यान करें, और जब बीज चैतन्यत हो जाए तब देखना चाचा, खेती कितनी अच्छी और ज्यादा होती है। एक बात और, पुराना किसान ये जानता था कि खेती किस प्रकार होनी चाहिए और उसी वजह से पहले के लोग बहुत कम बीमार पड़ते थे। अगर आज भी हम सहज प्राकृतिक कृषि को अपनाएं तो श्री माता जी की कृपा से जल्दी ही सभी किसान ऑर्गेनिक खेती करने लगेंगे। जैसे धरती को उपजाऊ बनाने के लिए वाइब्रेटेड जल का छिड़काव करें और खेती में जितने पानी की जरूरत है उसमें भी वाइब्रेटेड जल डालें तो बंजर जमीन भी उपजाऊ हो जाएगी। दूसरे नंबर पर खुद से बीज बनाएं और उसको भी श्री माता जी के सामने रख वाइब्रेट करें और फिर उसका इस्तेमाल करें तो खेती बहुत अच्छी, ऑर्गेनिक और ज्यादा पैदावार होगी। तीसरा, देसी गाय के गोबर से खाद बनाकर उसको भी वाइब्रेट करें, अपनी खेती के लिए इस्तेमाल करें तो फसल अच्छी होगी। अरे आप सब चुप क्यों हो गए? कोई सवाल है तो पूछिए। अतुल बेटा, ये तो कभी हमने सोचा ही नहीं कि हमारी वजह से हम किसान और मानवता कितने खतरे में पड़ गई, और आज जो हमारे सामने उसका परिणाम आ रहा है, जो आने वाले समय में कितना बुरा हाल होगा मानवता का। अब हमें क्या करना चाहिए तुम ही बताओ, और ये सहज प्राकृतिक कृषि और श्री माता जी का ध्यान हम कैसे करें ये भी बताओ। सरपंच जी, वो कहावत है ना, जब जागो तभी सवेरा। मैं तो कहता हूँ कि आज यहाँ पूरा गांव एक साथ बैठा है तो क्यों ना इसकी शुरुआत आज और अभी से करें। क्यों भाइयों? हाँ, हम सब ध्यान और सहज प्राकृतिक कृषि करेंगे। बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले हम अपना आत्म साक्षात्कार प्राप्त करेंगे और फिर सहज प्राकृतिक कृषि करेंगे। सब मेरे साथ जोर से बोलो, जय श्री माता जी। जय श्री माता जी।
खुशहाल रहेंगे, गांव अगर खुशहाल रहेंगे, अपनी संस्कृति याद करेंगे, दुनिया में इतिहास रचेंगे, दुनिया में इतिहास रचेंगे, होगा गली गली में शोर, चलो गांव की ओर सहजी, चलो गांव की, चलो गांव की ओर सहजी, चलो गांव की ओर। ये सहजी योग है, ये तो महायोग है, ये सहजी योग है, ये महायोग है। जन जन तक जागृति पहुंचाए, जन जन तक जागृति पहुंचाए, अंधकार से सबको बचाए, अंधकार से सबको बचाए। कोई रहे ना सहज बिना, कोई रहे ना सहज बिना, माँ चली गांव की ओर, चलो गांव की ओर सहजी, चलो गांव की ओर, चलो गांव की ओर सहजी, चलो गांव की ओर। निर्मल माँ का सपना हम सब करने को साकार चले, निर्मल माँ का सपना हम सब करने को साकार चले, सहज की धारा बहा दो मैया, हम सब ये पुकार करें, सहज की धारा बहा दो मैया, हम सब ये पुकार करें। हर जन जागृति पाके श्री माँ, हर जन जागृति पाके श्री माँ, मेरा देश बने खुशहाल, चलो गांव की ओर सहजी, चलो गांव की, चलो गांव की ओर सहजी, चलो गांव की ओर। निर्मल माँ का प्रेम पुकारे, निर्मल माँ का प्रेम पुकारे, माँ ही की चलो, चलो गांव की, चलो गांव की ओर, चलो गांव की ओर सहजी, चलो गांव की ओर। ये सहजी योग है, ये महायोग है, ये तो सहजी योग है, ये महायोग है, ये तो सहजी योग है, ये महायोग है। अपनी कद्रदानी को इस तरह न छुपाइए। अगर प्रस्तुति पसंद आई तो एक बार खड़े होकर तालियां बजाइए, एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे नन्हे कलाकारों के लिए। कितनी सरलता और सुंदरता के साथ इन बच्चों ने हमें एक संदेश दे दिया। हमारे जितने भी किसान भाई बहन ने इस नाटिका को देखा, उन्होंने पक्का एक संदेश लिया होगा, उनको सीख मिला होगा और उनका हित होगा। हमारे नन्हे कलाकारों को सम्मानित करने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करूंगी श्रीमती सुनीता यादव जी और श्रीमती नीता सोनी जी को। कृपया आए और हमारे नन्हे कलाकारों का उत्साह बढ़ाएं और उन्हें सम्मानित करें। श्रीमती जी यूं ही आप सबको अपनी शरण में रखें, अपार प्रेम दें ताकि आप सब यूं ही हम सबका मन खुश करते रहें और अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ें। जय श्रीमती जी।